नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे डिफेंस डिबेट, आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी और अगले 1 घंटे हम लगातार चर्चा करेंगे कि आखिरकार किस तरह से दो मुल्कों के बीच संबंध बेहतर हो रहे हैं, किन दो मुल्कों के बीच तनाव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, भारत के पड़ोसी मुल्कों में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और किस तरह से इंटरनेशनल पॉलिसीज के हिसाब से भारत नित्य नई रोज तरक्की कर रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे। कुछ बेहद खास मेहमान भी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और डिफेंस डिबेट में पहली खबर सीधे पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान में नई सरकार का फॉर्मूला तैयार है। PMLN और PPP में पीएम और राष्ट्रपति की डील पर मोहर लगी है। नई गठबंधन सरकार पर बिलावल भुट्टो का बयान भी सामने आया है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अब नए वजीर आजम बनेंगे, तो राष्ट्रपति के लिए आसिफ अली जरदारी उम्मीदवार होंगे, जबकि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर फिर से नवाज शरीफ के छोटे भाई और पूर्व पीएम शहबाज शरीफ काबिज हो सकते हैं। तो अब तक बिलावल भुट्टो के नाम पर लगातार जो कयास, बयानबाजी और र्यूमर्स थे, आखिरकार खुद बिलावल भुट्टो का बयान सामने आया और कहा गया कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरे साथी आजाद, मेरा प्रिंस चार्मिंग एंड माय ब्रदर शहबाज शरीफ साहब एंड माय फ्रेंड्स PMLN के और साफी असरात, मेरे दोस्त डार साहब, हमारे एक्स स्पीकर साहब, हम इन सब दोस्तों को वेलकम करते हैं और आप दोस्तों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारी जुस्तजू जो है वो सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। हम मिले भी इसी कॉन्सेप्ट पे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान को मुश्किलों से निकाल के आने वाली नस्लों के लिए इसको कामयाब करें। बाय इमरान। तो सुना आपने आखिरकार किस तरह से PPP और PMLN दोनों का गठबंधन होता हुआ नजर आ रहा है। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, जबकि आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे, जबकि मरियम नवाज पंजाब की मुख्यमंत्री बनेंगी, जो अब तक आसिफ शहबाज शरीफ भी रह चुके हैं। यानी कि इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली सबसे स्ट्रांग स्टेट पाकिस्तान का, उसकी जिम्मेदारी मरियम नवाज को दी जा रही है। जबकि पाकिस्तान में चीन का सियासी खेल भी देखिए। चीन चाहता है कि जल्द नवाज और जरदारी गठबंधन की सरकार बना ले। इमरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के गठबंधन के बाद चीन एक्शन में भी आया है, क्योंकि उसकी बेहतर सहूलियत के हिसाब से PMLN और PPP का गठबंधन होना बहुत जरूरी है। इधर चीन चाहता है कि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार ना बने, क्योंकि जब जब इमरान खान रहे प्रधानमंत्री के तौर पर तो चीन के साथ जो संबंध थे कई बार खटास देखी गई। अब प्रधानमंत्री इमरान खान के कई फैसलों से चीन लगातार नाराज भी चल रहा था, लिहाजा चीन खुद चाह रहा था कि पाकिस्तान में उसकी पसंद की सरकार बने। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान में नई सरकार बनाने के फॉर्मूले के पीछे पाकिस्तान की आर्मी और अब चीन का जो पॉलिटिकल पूरा कैडर है वो लगातार लगा है। इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। तीन बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तीनों का आपसे इंट्रोडक्शन करवा दें। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल PK सहगल साहब जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ सर जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और विदेश मामलों के जानकार, जाने पहचाने चेहरे डॉक्टर राम श्रीवास्तव भी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। PK सहगल सर, शुरुआत में आप इसे करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में लंबी रस्साकस्सी ओहपों के बीच आखिरकार अब नई सरकार की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अब तक तो कहा जा रहा था कि भाई पाकिस्तान में उसकी ही सरकार बनती है जहां पर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिया जाए, लेकिन अब अंदर खाने रिपोर्ट्स ये हैं कि चीन का पॉलिटिकल कैडर भी इसमें उतना ही इंवॉल्व रहा। सर, आपका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। अगर वो म्यूट है स्काइप तो उसको ऑन कर लीजिए प्लीज।
तो शायद हम तक उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, किस तरह से आप देखते हैं पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क, वहां पर इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली इतनी अनस्टेबिलिटी है, उसके बावजूद भी सरकार इतने लंबे समय बाद बन रही है, जबकि नंबर्स बहुत पहले अनाउंस कर दिए गए थे। कुणाल, पाकिस्तान में 8 फरवरी के बाद जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही हास्यास्पद है, कॉमेडी ऑफ एरर है। दुनिया हैरान है, परेशान है कि पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है। पहली चीज तो इलेक्शन के पहले से ही वहां इलेक्शन की रिगिंग चालू हो गई थी। आर्मी ने पीटीआई को तोड़ दिया, बैट का निशान छीन लिया, इमरान खान को जेल में भेज दिया, फिर एक इलेक्शन कराने का ढोंग किया। जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो पता लगा कि बहुत धांधलेबाजी हुई है, और अब पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और दूसरी जो पार्टीज हैं वो वहां इमरान के जो समर्थक 93 कैंडिडेट से जीतकर सामने आए हैं इंडिपेंडेंट, उनको तोड़ने की, मरोड़ने की कोशिश कर रही है, डरा धमकाने की कोशिश कर रही है। हाँ, अच्छी बात यह है कि अब पाकिस्तान के आईन में लिखा है कि 21 दिन के अंदर सरकार जो है वो बन जानी चाहिए। तो वहां कुछ कामयाबी मिली है। जहां तक इमरान खान और पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ ज्वाइन करके वो कुछ तरह की एक मेजोरिटी साबित करके प्रेसिडेंट के सामने सरकार बनाने का दावा ठोके। लेकिन मेरे ख्याल से इसके बाद ही तुरंत पीपीपी और पीएमएलएन डर गए। उन्होंने कहा, अरे बाप रे, इसके पहले ही हम लोग हाथ मिला के एक सरकार बना लेते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा खुशी किसको हो रही है? चीन को हो रही है। चीन को खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि चीन पाकिस्तान को चाहता है, क्योंकि एक, पाकिस्तान जो है वो इंडिया का काउंटर बैलेंस है। 2, चीन ने अब तक करीबन $64 बिलियन पंप इन किया है पिछले 15 सालों में सीपीईसी कॉरिडोर में। चीन के शिंजियांग से होते हुए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होते हुए, उन्होंने बलूचिस्तान, ग्वादर तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वगैरह बनाया है। चीन को लगा था कि ये ना हो कि उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डूब जाए, पूरा पैसा डूब जाए, तो वो चाहते हैं एक सरकार बन जाए। तीसरी बात और भी बड़ी है कुणाल, चीन चाहता है कि वो आस्ते आस्ते अफगानिस्तान में अपनी घुसपैठ कराए, और उसके लिए पाकिस्तान की चीन को बहुत दरकार है। क्योंकि चीन जो इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में करेगा, या चीन के जो लोग अफगानिस्तान में काम करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, उनका जो रूट है, रास्ता है, वो पाकिस्तान से होके ही गुजरेगा अफगानिस्तान की तरफ। ठीक है। तो सबसे ज्यादा खुशी चीन को हो रही है। आखिरी बात जो मैं कुणाल बोलना चाहता हूं इस मुद्दे पर, कि भारत की सरकार ने इस पूरे रवैये पर एक बहुत ही मैच्योर रुख अख्तियार किया हुआ है। हमारे विदेश मंत्रालय ने कम से कम पिछले 1 महीने में 3 बार स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान में जिस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं, ये उनका अंदरूनी मामला है। भारत सरकार जो है किसी भी तरह से कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात, भारत चाहता है कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से सिलेक्ट हुई एक मजबूत सरकार बने, ताकि वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को कंट्रोल में रख सके। हम उम्मीद करते हैं, ख्याली पुलाव है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक मजबूत सरकार बनेगी जो कि पाकिस्तान की आर्मी और मेजर जनरल पीके सहगल सर, आप तक आवाज पहुंच रही होगी, किस तरह से आप देखते हैं अब पाकिस्तान में जो नई सरकार अस्तित्व में आ रही है, कुछ नया नहीं है, फिर से उस सरकार में शहबाज शरीफ के कंधों पर पूरे पाकिस्तान को चलाने की जिम्मेदारी दे दी गई है। वही पाकिस्तान जो सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली पूरी तरह कोलैप्स कर चुका है, अब इस पूरे नए कोलैबोरेशन को आप कैसे देखते हैं? पुराने कोलैबोरेशन में ये बिलावल भुट्टो जो है फॉरेन मिनिस्टर थे, उसका हिस्सा थे। अभी बिलावल भुट्टो साफ तौर पे कह रहे हैं उनके पिता जो है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने, फॉरेन मिनिस्टर थे, केवल और केवल उसका हिस्सा थे। अभी बिलावल भुट्टो साफ तौर पे कह रहे हैं उनके वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने, और वो केवल सपोर्ट देंगे इशू बेस पर साइड, तो सरकार में शामिल नहीं होंगे। यानी दूसरे लफ्ज़ों वो अंधकार में है। सरकार काफी से ज्यादा कमजोर होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी। और पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि पाकिस्तान आर्मी कोई लड़ाई जीतती नहीं है, और पाकिस्तान की आर्मी हर इलेक्शन में पाकिस्तान की आर्मी होती है। तो प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए
और उनको बड़े पैमाने पर जिताया जाए। लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद उन्होंने इमरान खान को जेल में डाला, उसके ऊपर काफी चार्जेस लगाए, उसके फर्स्ट ईयर लीडरशिप, सेकंड ईयर लीडरशिप को जेल में डाला, जब उनको तोड़ दिया, और थर्ड और फोर्थ ईयर लीडरशिप ने ही तमाम कार्रवाई की। उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया, फेसबुक का इस्तेमाल किया, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया, और वास्तव में सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभर के आए हैं जी। लेकिन उसके बावजूद उनको पार्टी में, उनको इलेक्शन में नहीं रखा गया, उनको कोई, और वो साफ तौर पर जानते हैं कि जब तक इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके से सेटिस्फाई ना किया जाए, पाकिस्तान में अस्थिरता बढ़ती जाएगी जी। इसमें ना तो चीन खुश है, ना हिंदुस्तान खुश है, ना अमेरिका, कोई भी खुश नहीं है। सारे देश सारे जानते हैं कि पाकिस्तान की जो है, किसी प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर शहबाज शरीफ हावी नहीं हो सकते, आगे से भी ज्यादा कमजोर है, और इसीलिए शहबाज शरीफ को एक बार फिर से उस कुर्सी पर बैठाने की तैयारी चल रही है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, किस तरह से आप देख रहे हैं पाकिस्तान में जो नई सरकार अस्तित्व में आ रही है, ना सिर्फ आर्मी चीफ आर्मी समर्थित सरकार बल्कि चीन समर्थित सरकार बन रही है। ये तो पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि किसी मुल्क में सरकार बनाने के पीछे पड़ोसी मुल्क पूरा लगा हुआ है कि आखिरकार कौन सी सरकार बनेगी, कैसी सरकार बनेगी, किस कोलैबोरेशन में सरकार बनेगी और कितनी सरकार चलेगी। ये सरकार कोई ज्यादा नहीं चल पाएगी, क्योंकि चुनाव के पहले भी शहबाज शरीफ वहां प्राइम मिनिस्टर थे। अब जो नए रूप में ये नई सरकार आ रही है, पूरी तरह से घेलपेल की सरकार है, और ये कब गिर जाएगी इसका कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आर्मी का डंडा और ISI का जो पीछे उसकी चालें चल रही हैं, वो पूरी तरह से इस समय चीन के कंट्रोल में है। चीन अपने स्वार्थ देख रहा है, जैसा कि देवनाथ साहब ने भी कहा और हमारे सहगल साहब ने भी कहा। ये बिल्कुल बात सही है कि पाकिस्तान की हालत इस समय एक डूबती हुई नाव के समान हो रही है, जिसमें बहुत सारे छेद वहां के आर्मी के लोगों ने कर रखे हैं। सोचिए जरा, कराची जैसी जगह में 10,000 एकड़ की जमीन आर्मी ने अपने नाम कर ली है। आर्मी वहां पर जो है, जितने भी इस समय उद्योग धंधे चल रहे हैं या व्यापार चल रहा है, इवन वहां के बाजवा साहब, उनकी इतनी बड़ी कंपनी है जो इस समय पाकिस्तान में आटा सप्लाई कर रही है, और वो सब जो है देश को लूटने में लगे हैं। उनको देश की कोई चिंता नहीं है, ना राजनेताओं को चिंता है, ना आर्मी को चिंता है। और अब वो चीन के हाथ में कि ऐसा खिलौना बनकर रहेगा जो भविष्य में आप देखिएगा कि पूरी तरह से उसका शोषण हो जाएगा। चीन, जैसा देवनाथ साहब ने कहा, अफगानिस्तान की तरफ नजर उसकी बहुत गहरी है, क्योंकि वहां अभी जो मिनरल्स हैं अनएक्सप्लोर्ड है, नेचुरल गैस है, यूरेनियम भी है, गोल्ड भी है। तो चीन की नजर तो एक व्यापारी के रूप में है, और वो प्रकरण अफगानिस्तान डूबे चाहे पाकिस्तान डूबे, और इस्लाम का तो वो कट्टर दुश्मन है। उइगर मुसलमानों का उसने क्या हालत कर रखी है, और पाकिस्तान में उसके वहां आकर, क्यों चीन में इस समय जो सबसे बड़ी कमी आ रही है वो किसकी आ रही है, वहां की जो पुरुष और स्त्रियों का जो रेशो है बहुत कम हो गया है पिछली सरकार की नीतियों के कारण। आज वहां पर जो वियतनाम से खरीद कर या गरीब देशों से खरीद कर और पाकिस्तान से भी ले जाकर वो लड़कियों को, औरतों को, वहां युवकों को शादी करा रहे हैं। तो पाकिस्तान जो अब जो है एक कठपुतली बन के रहने वाला है। और विशेष चिंता हमको भारत के इसलिए करना पड़ेगी कि चीन की और हमारी, कहने के लिए तो हम पड़ोसी हैं, लेकिन वो कब पीठ पे किस जगह कैसे छुरा मारे, इसके लिए हमको पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा। और तैयार पाकिस्तान के लिए भी रहना है कि आखिरकार पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात बने हुए हैं उसको लेकर इंडिया की अपनी स्ट्रैटेजी क्या कुछ कहती है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिरकार अब जब पाकिस्तान में नई सरकार एस्टैब्लिश होने जा रही है तो ये सरकार क्या पुरानी समस्याओं को दूर कर, ISI का जो गेम है वो फेल हुआ, जिससे कहीं ना कहीं पाक आर्मी चीफ नाराज चल रहे हैं। मेजर जनरल PK सहगल सर, किस तरह से आप देखते हैं ISI का पूरा पॉलिटिकल जो एजेंडा था, गेम प्लान था कि भाई इमरान खान और उनके सपोर्टर्स को चुनावों में जीत के बाद कोई जगह ना मिले, इसलिए पार्टी को अनक्वालिफाइड कर दिया गया, इमरान खान को चुनाव लड़ने नहीं दिया गया, और जो उनके इंडिपेंडेंट सपोर्टर थे वो लड़े और इतनी बड़ी संख्या में लड़ गए कि भाई मुनीर, जो असीम मुनीर है वो भी नाराज हुए और ISI भी देखता रह गया कि आखिरकार क्या हो गया। देखो, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की ISI ने हर प्रकार की कोशिश की कि इमरान खान की पार्टी जो है किसी प्रकार से सफल ना हो। उसको बैन किया गया, उसके चिन्ह को बैन किया गया, उनको किसी प्रकार की पॉलिटिकल रैलीज नहीं करने दी। उसके बावजूद उन्होंने सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़े पैमाने का इस्तेमाल किया, और पाकिस्तान के इमरान खान जेल में से उनकी आवाज को
बिल्कुल सही तरीके से दर्शाया। और पाकिस्तान का जितना भी यूथ है वो इमरान खान के साथ है, वो भी इमरान खान के साथ में, जिससे पाकिस्तान की आर्मी और ISI में भी एक किस्म का डिवाइड हो गया है। क्योंकि जूनियर ऑफिसर जो है वो चाहते हैं कि इमरान खान वापस आए, सीनियर ऑफिसर चाहते हैं कि इमरान खान वापस नहीं आए। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि सरकार टिक सकती है। चाइना को भी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि बलूचिस्तान में जो दबदबा है वो इमरान खान की पार्टी का है, पख्तूनख्वा में दबदबा है इमरान खान की पार्टी का है। तो बड़ा सवाल यह है पीके सहगल साहब कि अब भले ही PPP और PMLN सरकार बना रही हो, लेकिन इमरान खान के जो इंडिपेंडेंट सपोर्टर हैं वो बहुत बड़ी दिक्कत पेश कर सकते हैं सरकार को रन करने में। बिल्कुल सही कह रहे हो। इसी को निगाह में रखते हुए ये देवेंद्र भुट्टो, जो बिलावल भुट्टो की पार्टी है, वो आउटसाइड सपोर्ट दे रही है। वो इस पार्टी में डायरेक्टली सरकार में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, क्योंकि जानते हैं कि सरकार जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को दूर नहीं कर सकती, पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक आइसोलेशन को दूर नहीं कर सकती, IMF डबल स्टैंडर्ड डिस्प्ले कर सकता है अमेरिका की इन्फ्लुएंस की वजह से। लेकिन जहाँ तक OIC कंट्रीज है, GCC कंट्रीज है, जो पाकिस्तान के बड़े समर्थक थे, खास करके GCC कंट्रीज, उनसे किसी प्रकार का पाकिस्तान को कोई सहायता नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी अपना पैसा नहीं डुबोना चाहेगा इन गवर्नमेंट विच इज टोटली अनस्टेबल। तो इसमें तमाम चीजों को निगाह में रखते हुए पाकिस्तान की जो दुर्दशा है और बदतर होगी। पाकिस्तान के सामने केवल और केवल अंधकार नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन देवनाथ सर, एक बड़ा सवाल यह है कि अब जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भाई असीम मुनीर अब तमाम ब्रिगेडियर्स और कर्नल्स पर कार्रवाई करने जा रहे हैं, तो इससे एक बड़े सवाल तो दो खड़े हो गए कि आखिरकार ये तो तमाम आला अधिकारी थे, पुलिस के बड़े ऑफिसर्स थे, ये पॉलिटिकल ग्राउंड बनाने में लगे हुए थे, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी में इन्वॉल्व थे। और अब जिस तरह से कार्रवाई होगी, कईयों की कुर्सी, कईयों की वर्दी जाएगी, तो एक और बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट भी पाकिस्तान के सामने खड़ा हो जाएगा कि भाई आपने अपने पॉलिटिकल एजेंडा को आगे एस्टैब्लिश करने के लिए सिक्योरिटी लैप्स कर दी। कुणाल, पाकिस्तान के बारे में एक बहुत अच्छा बात है, ज्यादातर दुनिया के देश जो हैं उनके पास अपनी आर्मी होती है। पाकिस्तान की आर्मी के पास एक देश है खेलने के लिए। पाकिस्तान की आर्मी जो है अपना ज्यादा समय जो है वो गैर फौजी कार्रवाइयों में स्पेंड करती है। अगर आप देखें दुनिया भर की जितनी फौजें हैं, जैसे भारत की फौजें हैं, हम हमारा सारा समय ट्रेनिंग पर व्यतीत करते हैं, ऑपरेशनल प्रिपरेशन करने में व्यतीत करते हैं, ताकि अगर युद्ध लड़े तो हम सीमा पर देश की रक्षा कर सकें। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वहां पर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे किसी भी समय में करीबन 100-200 और एक समय में तो 400 पाकिस्तान अफसर ऐसे थे उनकी फौज के, सर्विंग और रिटायर्ड, जो कि पाकिस्तान के अलग अलग प्रतिष्ठानों में GM बने थे, चेयरमैन बने हुए थे। पाकिस्तान में अगर आप जाएंगे तो आपको हैरानी होगी कि बड़े बड़े जो पब्लिक सेक्टर उपक्रम होते हैं, पोर्ट्स हैं, हार्बर्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, अलग अलग अथॉरिटीज हैं, उनके बॉस कौन है? या तो सर्विंग मेजर जनरल ब्रिगेडियर या रिटायर्ड मेजर जनरल ब्रिगेडियर। तो पाकिस्तान की हालत, आर्मी की हालत बहुत अजीब है। ये भारत की फौजों को और हमारी इंटेलिजेंस को पहले से ही मालूम था। अब बात यह है कि इन अफसरों पर क्या गाज गिरेगी। तो पाकिस्तान में क्या होता है कि जिन अफसरों को साइडलाइन कर दिया जाता है, उनको जेल में नहीं डाला जाता, सूली पे नहीं लटकाया जाता, उनको क्या करते हैं कि जो कोल्ड पोजीशंस होती है ना, वहां पर भेज दिया जाता है। जैसे कि बलूचिस्तान के दूर दराज किसी गांव में कोई कारखाना बन रहा है, उसका इंचार्ज बना देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज में किसी गांव में कोई एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट हो रहा है, उसका बॉस बना देते हैं। तो उनको ठंडा कर दिया जाता है। मतलब इसके बाद वो कभी भी जनरल्स नहीं बनेंगे, ISI के बॉस नहीं बनेंगे। अब जनरल आसिम मुनीर को मालूम है कि कैसे पूरे प्रक्रिया को कंट्रोल में रखना है। वो खुद भी तो ISI के बॉस थे। उसके बाद जब वो QMG बने तो एज क्वार्टर मास्टर जनरल उन्होंने पाकिस्तान की पूरी आर्मी का जो बजट है और रिसोर्स एलोकेशन था अपने हाथ में रखा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज से 4 महीने पहले जब पाकिस्तान में केयर टेकर सरकार थी तो अमेरिका ने किसको इनवाइट किया? अमेरिका ने जनरल आसिम मुनीर को इनवाइट किया और अमेरिका में वहां जाकर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मिले।
मतलब एक किसी देश में जहां पर केयरटेकर प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट की कोई इज्जत नहीं है, लेकिन आर्मी चीफ अगर अमेरिका पहुंचता है तो जो बाइडेन आके उससे व्हाइट हाउस में मिलते हैं, तो ये दिखाता है कि अमेरिका भी चाहता है कि आसिम मुनीर का जो रवैया है अमेरिका की तरफ वो नरम रहे, क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि अगर चाइना को काउंटर बैलेंस करना है पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की आर्मी को खुश रखना पड़ेगा। जी कुणाल। ठीक है, लेकिन डॉक्टर राम श्रीवास्तव, एक बड़ा सवाल यह है कि जो अब भर भर के रिएक्शन सोशल मीडिया पर आ रहे हैं पाकिस्तान के आम आवाम के, कि भाई हमने तो अपने सर पर एक ऐसे ओले गिरा लिए हैं जिसका दर्द भी झेला नहीं जा रहा है। पहले की सरकार क्या कम थी जो नुकसान करके गई थी, जो महंगाई के बोझ तले आम जनता को दबा गई थी, अब वही सरकार रिपीट होती नजर आ रही है। जबकि वोट हमने दिए इमरान खान के सपोर्टर्स को जो दूर दूर तक कहीं सत्ता में नजर नहीं आ रहे, यानी उनका वोट तो फिर बर्बाद हो गया, चला गया, बेकार हो गया। और इस समय बिल्कुल ये पोजीशन है कि इमरान खान साहब को सिंपैथी वेव के कारण उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। और अब ये निश्चित है कोई भी सरकार आए, चाहे मिलिट्री के आधारित सरकार आए या आपके शहबाज शरीफ की आए या बिलावल भुट्टो के समर्थन से आए, पर अधिक दिनों तक ये सरकार नहीं चल सकती है। और चीन चाहे जितना भी समर्थन कर ले, तो चीन एक शुद्ध जो है अपना इकोनॉमिक्स देखता है किसी भी देश में। पहली चीज जो यहाँ ध्यान देने की है वो है IMF की जो ताजा खबर है, उसके हिसाब से 77.3 बिलियन का कर्ज इस समय चीन के ऊपर है और 6 अरब डॉलर को उसको अगले 2 साल के अंदर अंदर भुगतान करना है। आज अगर उसको 3 अरब डॉलर नहीं मिले तो वो खाने पीने की और दूसरी चीजों की, पेट्रोल की, डीजल की, इसकी समस्या खड़ी होगी। चीन उनको मदद देने को तैयार है, लेकिन उसकी टर्म्स एंड कंडीशन इतनी विचित्र है। यह ध्यान देने की चीज है कुणाल जी कि निकट भविष्य में आपने किसी भी देश में देखा होगा, वहां आर्मी का और चुनी हुई सरकार के बीच में तो खलबल हो सकती है, लेकिन अगर ब्यूरोक्रेट्स जो है सरकार के और फौज के जो डिसीजंस है उनके अगेंस्ट खुलकर पब्लिक में बोलने लगे तो स्थिति बहुत ही गंभीर है। आपको याद होगा इस्लामाबाद के जो कमिश्नर थे, रेवेन्यू कमिश्नर, उन्होंने क्लियर कट पब्लिकली कहा है कि यहाँ पर मैंने जो उम्मीदवार हार रहे थे उनको 60-70 हजार वोटों से जितवाया है, और उसने कहा मेरी अंतरात्मा इसको गवाह नहीं देती है और मैं इसलिए प्रायश्चित कर रहा हूं, और उनको पुलिस उठाकर ले गई जो अभी तक कहीं पता नहीं है कहाँ है कैसे हैं। तो वहां के ब्यूरोक्रेट्स भी इस समय आर्मी के अगेंस्ट है, और केवल ब्यूरोक्रेट्स अगेंस्ट नहीं है। जिस गरीब मुनीर साहब ने 50 ब्रिगेडियर और कर्नल पर कार्रवाई कर दी, तो आप निश्चित मानिए कि वहां आर्मी के अंदर भी विद्रोह हो जाएगा। और निश्चित मानिएगा कुणाल जी कि अगले कुछ समय में यहाँ पाकिस्तान गृह युद्ध की जो अवस्था होती है उसकी बिल्कुल, और यही वजह है कि वहां पर जो बढ़ती महंगाई है जिसकी वजह से लोग आपस में ही उलझते नजर आ रहे हैं। लौटूंगा सर आपके पास एक और बड़ी अहम खबर सीधे डिफेंस डिबेट में पाकिस्तान से जुड़ी, जहां पर कर्ज लेकर कर्ज चुकाएगा अब कंगाल पाकिस्तान। बड़ी खबर, कर्ज मांगने को फिर से पाकिस्तान की नई सरकार तैयार है। पाकिस्तान की नई सरकार एक बार फिर से IMF के दरवाजे पर जाएगी, दरवाजा खटखटाएगी और फिर से कर्ज मांगेगी। IMF से 6 अरब डॉलर मांगने की तैयारी अब नई सरकार कर रही है। तो IMF पहले से ही कई बड़ी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ पुराना कर्ज मांग रहा है, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि पुराना कर्ज तो बाद में चुकाया जाएगा और उस कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लिया जाएगा। यानी बोझ पे फिर से एक और नया बोझ पाकिस्तान की सरकार लेने जा रही है, जिसका सीधा नकारात्मक असर आवाम पर बढ़ती महंगाई की तरह पड़ता नजर आएगा। अब IMF की बड़ी वार्निंग पाकिस्तान को क्या है कि पाकिस्तान पर 1 साल से डिफॉल्ट का खतरा लगातार मंडरा रहा है। IMF ने बेल आउट पैकेज से बड़ी मदद भी की थी और IMF की मदद से पैकेज का टाइम जो अब खत्म हो रहा है, 8 फरवरी के चुनावों के बाद से लगातार पाकिस्तानी गवर्नमेंट की सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है और कंगाली अर्थव्यवस्था से पाकिस्तान को जूझना भी आगे और पड़ेगा। जानकारी है कि IMF के साथ समझौते को लेकर अब मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि और स्ट्रॉन्ग टर्म्स कंडीशन पाकिस्तान पर लगाई जाएंगी। आने वाले समय में राहत पैकेज मिलने पर रोक भी लग सकती है, और अगर IMF तैयार भी हो गया किसी तरह की आर्थिक मदद के लिए, तो नई
जो शर्तें हैं वो लगाई जाएंगी। बजट में बदलाव करना पड़ेगा, ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, बिजली, गैस, खाने पीने की चीजें फिर से पाकिस्तान में आसमान छूती नजर आएंगी। हालात इतने खराब होंगे कि लोग आटो के लिए लड़ते नजर आएंगे। तो आईएमएफ की नई और बड़ी वार्निंग पाकिस्तान के सामने, क्योंकि पाकिस्तान कर्ज को उतारने के लिए फिर से कर्ज लेने जा रहा है। मेजर जनरल पीके सहगल सर, किस तरह से आप देखते हैं कि भाई नई सरकार में अभी बस कहा गया है कि भाई शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे और आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बनेंगे, और तैयारी हो गई कि फिर से कटोरा लीजिए, आईएमएफ के दरवाजे पर जाइए और भीख मांगिए। जबकि आपको याद होगा कि किस तरह से ऐसे ही एक इंटरनेशनल मंच पर और पाकिस्तानी मीडिया के सामने शहबाज शरीफ रोना रोते हुए नजर आए थे कि भाई हम आपसे भीख मांगने के लिए आए। उन्होंने बाकायदा इस शब्द का इस्तेमाल किया था। देखो, इस बारी उस भीख मांगने के बावजूद भी उनको कोई भुगतान नहीं करेगा, क्योंकि साफ तौर पे जानते हैं कि ये संक कॉस्ट होगा। ना तो वो आईएमएफ का कर्ज उठा सकेंगे, ना ही वो जीसीसी कंट्रीज का, ना ओआईसी कंट्रीज का, ना ही चीन का। चीन भी साफ तौर पे जानता है कि वो अपना सीपैक को नहीं बेचा सकेगा, क्योंकि सीपैक का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान से और पख्तूनख्वा से होके जाता है। और यहाँ दोनों जगह पे दबदबा इस समय पूरी तरह से इमरान खान का है। वहां के जो लोकल आर्मी ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो भी उसके पक्ष में है, क्योंकि साफ तौर पे जानते हैं कि उनके बहुत बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर तरीके तालिबान पाकिस्तान का अटैक होते जा रहे हैं। और वो साफ तौर पे जानते हैं कि उनकी जो जान है आज नहीं तो कल जा सकती है। ऐसे में वो साफ तौर पे इमरान खान के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता जो हिंदुस्तान को है, अमेरिका को है, फ्री वर्ल्ड को है कि इस समय अगर गृह युद्ध होता है तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन जो है वो गलत हाथों में जा सकते हैं, वो जिहादी के हाथों में जा सकते हैं, जिसकी वजह से पूरा साउथ एशिया नहीं, इसके लिए तो पाकिस्तान मजबूर हो गया है अपने, चाहे वो पोर्ट्स को वो किराए पर दे रहा है या न्यूक्लियर बॉम्ब अब बेच रहा है। हालात तो सर सबने देख लिए पाकिस्तान को कि उसके पास अब कुछ बचा भी नहीं है। गिरवी क्या रखेगा, अब तो वो बेचेगा ना मजबूरी में। एयरलाइंस तक उन्हें गिरवी छोड़नी पड़ रही है। अब बिल्कुल कह रहे हैं शहबाज शरीफ की और बिलावल भुट्टो की थी, उसमें 35% इन्फ्लेशन हुआ। अभी अगर आईएमएफ उनको लोन देता भी है तो इन्फ्लेशन कम से कम 50 से 55 से 60% हो सकती है। और लोगों के पास पैसा ही नहीं है, वैसे भी राशन नहीं है, पेट्रोल नहीं है, दूध नहीं है, आलू सब्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसको खरीदने के लिए बाहर से कोई पैसा ही नहीं है पाकिस्तान के पास। ठीक है, कैप्टन यूके देवनाथ सर, ये किस तरह से आप देखते हैं कि कब पुराने कर्ज को उतारने के लिए नया कर्ज अब पाकिस्तान की सरकार लेने जा रही है, वो भी आईएमएफ के सामने, जो फिर से नई टर्म्स कंडीशन लेकर आएगा, जिसका नतीजा वही होगा कि फिर से सड़कों पर सोशल मीडिया के वीडियो वायरल हो जाएंगे कि पाकिस्तान में आटे की एक एक बोरी के लिए लोग मारकाट पर उतर आए थे। कुणाल, ये गौरतलब बात है कि पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी की इतनी शॉर्टेज क्यों है। क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स तो बहुत ही कम हैं, तो उनको डॉलर्स पाउंड्स नहीं मिलते। लेकिन उससे भी बड़ी बुरी हालत उनकी ऐसी है कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, विदेशों में काम करते हैं, वो भी आज की तारीख में डर के मारे अपना जो कमाई है वो पाकिस्तान नहीं भेजते। वो क्या करते हैं कि गल्फ कंट्री में अपनी कमाई को इधर उधर दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान में अगर वो अपनी कमाई को वापस भेजेंगे तो एक तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, पाकिस्तान यूनिट का जो रुपया एकदम चरमरा गया है, और दूसरी बात है उनको लगता है कि उनका पैसा डूब ही जाएगा, शायद उनके जो रिश्तेदारों को मिलेगा, तो वो डॉलर पाउंड जो है वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में ज्वाइन नहीं कर रहा है। जैसे मैं बताता हूं कि हिंदुस्तान में हमारे जितने पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं, वो बड़े गर्व के साथ सारा का सारा जो अपनी कमाई है वो भारत भेजते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भारत में उनकी कमाई का जो गाढ़ा पैसा है वो सुरक्षित है जी। और भी मैं बताता हूँ, पाकिस्तान अजीब मुल्क है। ये जो लियाकत अली साहब थे जिन्होंने ऐसा बयान दे दिया था कि इलेक्शन में धांधली हुई है इस्लामाबाद में, अब इनको उठा के ले गए। मेरे ख्याल से इनको इतनी बुरी तरह से डराया गया, धमकाया गया, शायद हाथ भी मरोड़ा गया कि अब इन्होंने आके एक नया स्टेटमेंट दे दिया है। लियाकत अली साहब ने ये बोल दिया है कि अरे मैं जरा कंफ्यूज हो गया था, मैंने गलती से इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के विरुद्ध स्टेटमेंट दे दी, मैं भ्रमित हो गया था, मुझे इमरान खान के गुर्गों ने बुलाया और बोला कि हम तुम्हें
कोई बड़ा पद दे देंगे तो तुम इलेक्शन प्रोसेस के विरुद्ध स्टेटमेंट दे दो। तो अब लियाकत अली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से माफी मांग रहे हैं कि मैंने गलती में आके ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, और वो बोल रहे हैं कि ऐसी स्टेटमेंट के बाद इमरान खान की पार्टी के नेताओं का यह रिएक्शन भी सामने आया था यूपी देवनाथ सर कि भाई हमें इस तरह के बयानों का पता तब चला जब ये ऑलरेडी आ गए, जबकि हमसे कोई संपर्क नहीं हुआ था इस व्यक्ति विशेष का। ठीक है, लेकिन डॉक्टर राम श्रीवास्तव, अब पाकिस्तान की आम जनता तो सवाल करेगी ना कि भाई हमने आपको फिर से कर्ज लेने के लिए अस्तित्व में लाया है क्या? आप ऑलरेडी कर्ज लेकर हम पर जो महंगाई की मार डाल चुके हो और अब आप फिर कर्ज ले रहे हो और उसका ठीकरा भी या उसका बोझ भी आम जनता के ऊपर लाद दोगे, और उसके बाद आप कहोगे कि आम जनता पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के हुक्मरानों पर भरोसा कम करके विदेशों का मूल के रुख कर रही है। वहाँ के सोशल मीडिया की जो खबरें हैं उन पर आप नजर डालें तो आपको पता लग जाएगा कि वहाँ इस समय कितनी त्राही त्राही मची हुई है। जहां तक कर्ज लेने का फिलहाल जो सवाल है $6 अरब का, $6 बिलियन का, वो कोई कर्ज नहीं है। कर्ज की किस्त और ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लिया जा रहा है, और ब्याज चुकाने के लिए मूल कर्ज तो और बढ़ता ही चला जा रहा है। हकीकत ये होने वाली है कि वहाँ ना तो खाने के लिए आटा मिलेगा, ना दाल सब्जी मिलेगी, और जो मांसाहार है वो तो और बहुत दूर की चीज हो गई। 600-700 रुपए पाकिस्तानी रुपए में 1 दर्जन अंडे आ रहे हैं। इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है कि आम आदमी तो त्रस्त हो रहा है। अगर सोशल मीडिया की न्यूज को और उनकी वीडियो को देखें तो वहां एक तरह से त्राही त्राही मची हुई है। तो निश्चित रूप से ये मानिएगा कुणाल जी कि निकट भविष्य में पाकिस्तान की आर्मी में जैसे ही उन्होंने 50 ब्रिगेडियर और कर्नल पर कार्रवाई की, वहां की आर्मी विद्रोह करेगी, ये मेरा अपना विचार है। और वो इसलिए करेगी कि ब्यूरोक्रेसी उनसे बहुत त्रस्त हो चुकी है, और ब्यूरोक्रेसी और आर्मी का एक हिस्सा मिलकर वहां पर गृह युद्ध जैसी स्थिति ले आएगा। और इमरान समर्थक जितने भी हैं, और ये सब आपको महीने भर के भीतर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अगला महीना जो आने वाला है वो एक ऐसा महीना है कि जहां फसलें निकलती हैं, और फसल इस समय पाकिस्तान में पूरी तरह से लगभग बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि ना माँ खेत। इसके बाद एक बार फिर से जो कंगाली की वजह से दाने लाने के लिए पाकिस्तान की आवाम मोहताज होती नजर आएगी। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं सर, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो नई सरकार अस्तित्व में आई है उसके बाद भारत पाकिस्तान के संबंधों में कोई तब्दीली आएगी या फिर से ये ठंडे बस्ते में ही पड़े रहेंगे। को भारतीय पत्रकार की बड़ी फटकार लगी है। ब्रिटेन की संसद में पाक पर भड़की हैं पत्रकार मीर। कश्मीर पर प्रोपेगेंडा फैलाने पर याना मीर ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है। याना मीर ने कहा कि मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूं कि देश छोड़ना पड़े। तो कश्मीरी एक्टिविस्ट, इंडियन कश्मीरी एक्टिविस्ट याना मीर ने ब्रिटेन की संसद में पाकिस्तान के नुमाइंदे पर यह आरोप लगाया कि भाई आप जो बार बार कश्मीर का या भारत में मुसलमानों का रोना रो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। भारत के अंदर जो मुसलमान हैं, कश्मीरी मुसलमान हैं, वो बेहद खुश हैं, शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लिहाजा आपका गलत प्रोपेगेंडा हम पर ना थोपे। क्या कुछ कहा उन्होंने, नजर डालिए। I am not a Malala Yousafzai. I am not a Malala Yousafzai. Because I am free and I'm safe in my country, India, in my homeland Kashmir, which is part of India. I will never need to run away from my homeland and seek refuge in your country, honorable MPs. I will never even ever be a Malala Yousafzai. But I object to Malala Yousafzai defaming my country, my progressing homeland, by calling it oppressed. I object to all such toolkit members on social media and from foreign media who've never cared to visit Indian Kashmir but fabricate stories of oppression from there. I urge you all to stop polarizing Indians on grounds of religion. We won't allow you to break us. This year on Sankalp Divas, all I hope for is that our perpetrators living in UK and Pakistan will stop maligning my country in international media, on international human rights forums, stop unwanted selective outrage,
Stop trying to polarize Indian society remotely from your cozy UK living rooms. Thousands of Kashmiri mothers have lost their sons already because of this dark hole of terrorism. Stop coming after us. तो सुना आपने किस तरह से कश्मीरी एक्टिविस्ट याना मीर ने सीधे पाकिस्तान को यूनाइटेड किंगडम की संसद में आईना दिखाया। मेजर जनरल पीके सहगल सर, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले हुक्मरान हो, चाहे वहां की आर्मी हो या फिर वहां के जो तथाकथित सेकुलर एक्टिविस्ट हैं, वो इंडियन मुस्लिम्स को लेकर या कश्मीरी लोगों को लेकर बार बार एलिगेशंस लगाते हैं या फिर एक अलग सा राग अलापते हैं। लेकिन यह तस्वीर, ये बयान फिर से सामने आया जो बता रहा है कि भाई भारत में रहने वाले ना सिर्फ मुसलमान बल्कि कश्मीर में रहने वाले जो मुस्लिम्स हैं वो कितनी तरक्की पसंद तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, खुश हैं और बहुत प्राउड फील करते हैं कि दैट दे आर द पार्ट ऑफ इंडिया। जनाब ये कहा है, वास्तव में आज सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान का आईएसआई, पाकिस्तान के जिहादी जितना मर्जी प्रोपेगेंडा करे और ये कहें कि हिंदुस्तान में मुस्लिम्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है, उनके साथ बेहूदी तरीके से बर्ताव किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, आज ये लोगों से छुपा नहीं हुआ और वास्तव में उनमें हिम्मत आ रही है। ओपनली वो कह रहे हैं कि आप हमको बेवकूफ मत बनाइए, हम बेवकूफ नहीं है, हम हमारी आंखें खुली हुई है, हम सब साफ तौर पे देख रहे हैं कितनी तरक्की हो रही है हिंदुस्तान में, कितने खुश हैं वहां के मुस्लिम्स बनस्पत पाकिस्तान के मुस्लिम्स। पाकिस्तान में तो भुखमरी है, पाकिस्तान में बेरोजगारी है, पाकिस्तान में हेल्थ केयर नहीं है, पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ भी नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल घटिया से घटिया है। जो 1947 में थे उससे भी आगे नहीं बढ़े और वो साफ तौर पे जाते हैं कि हिंदुस्तान में कितनी ज्यादा उन्नति हो रही है। आईएम्स आ गए हैं, वहां पे आईआईटीज आ रहे हैं, वहां पे मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर सड़कों का विस्तार हो रहा है, बड़े पैमाने पर टूरिस्ट आ रहे हैं मिलियंस की तादाद में। और वो साफ तौर पे जाते हैं हिंदुस्तान तो चांद पर पहुंचा हुआ है और हिंदुस्तान मार्स का चक्कर लगाया और पाकिस्तान में क्या प्रोड्यूस किया, केवल जिहादीज को और केवल जी ऐसे लोगों को जो वास्तव में पाकिस्तान के लिए मुसीबत पड़ी हुई है। अभी साफ तौर पे लोगों को सामने नजर आना शुरू है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो उसकी अपनी आर्मी, अपनी आईएसआई और अपने ही पाले हुए नाग जो हैं और यूथ जो है। अब ग्रुप कैप्टन यूके देर बाद सर सीधा सा स्पष्ट सा सवाल कि जो एक फिल्मी डायलॉग की तरह याद आ रहा है कि भाई कश्मीरी मुस्लिम ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई मेरे पास IIM है, IIT है, मेरे पास एम्स है, अब बताओ पाकिस्तान तुम्हारे पास क्या है? पाकिस्तान की हालत बुरी है जो कि हम पीओके में जाके देख सकते हैं। पीओके में जो दूर दराज के गांव हैं वहां तक सड़कें नहीं पहुंची हैं, वहां वाईफाई कनेक्शन नहीं है। पीओके में जो दूर दराज के गांव हैं वहां अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है। और तो और पीओके के जो लोग हैं जो कि बहुत ही अच्छे प्रवृत्ति के होते हैं, उनको भी मजबूरी में हर रोज सड़क पर उतरना पड़ रहा है, स्ट्रीट में उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। पीओके के लोगों ने तो स्टेटमेंट दे दी है मीडिया के सामने कि वो चाहते हैं कि वो एक दिन पीओके जो है वो भारत के कश्मीर में विलय हो जाए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भारत की कश्मीर में कितनी प्रगति हो चुकी है। हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़ रहा है, हमारे यहाँ पर कश्मीर के दूर दूर गांवों तक अस्पताल, स्कूल, वाईफाई कनेक्शन, और सबसे बड़ी बात है कश्मीर के हर गांव में हमने पंचायत के प्रतिनिधियों को मौका दिया है कि वो चुने जाएं और अपने हिसाब से सरकारी फंड का इस्तेमाल करते हुए अपने गांव की प्रगति और उन्नति में भागीदार बने। तो पाकिस्तान का पीओके जो है वो क्लासिक एग्जांपल है। खास बात यह है कि पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, एस्टेब्लिशमेंट है, उनको भी मालूम है कि पीओके के लोग जो हैं पाकिस्तान के साथ खुश नहीं हैं। खास तौर से पाकिस्तान के जो सुन्नी पंजाब प्रांत के जो पंजाबी सुन्नी है, पीओके के लोग उनको एकदम नहीं पसंद करते। ये तो पाकिस्तान ने डंडे के जोर पर और फौज भेजकर पीओके को अपने नियंत्रण में रखा है। नहीं तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी एक समय ऐसे आने वाला है जब पीओके के लोग वहां पर भी रेफरेंडम की बात इसीलिए लगातार बार बार उठ रही है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर राम श्रीवास्तव, एज बिंग एन फॉरेन एक्सपर्ट, आपको कोई रे ऑफ होप नजर आती है पाकिस्तान में अब इस नई सरकार के अस्तित्व में आने के बाद? है कि नई सरकार जो है कितने दिन चलेगी, ये मुझे बहुत शंकास्पद लग रहा है। दूसरी चीज ये है, अगर इस सरकार को कुछ दिन जिंदा रहना है तो उसको पूरी तरह चीन और अमेरिका की रहमत पर जिंदा रहना पड़ेगा। अमेरिका का इंटरेस्ट इसमें सिर्फ इतना ही है कि वहां की अनर्की देखते हुए उन्होंने जो ब्लिंकटन अभी साहब आए थे वहां पर
और जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री है उनसे भी चर्चा की, मुनीर से भी चर्चा की, और मुनीर को स्वयं को जो है पेंटागन में बुलाकर इस तरह समझाया गया, कहा गया कि पेशावर के पास जो इनका हवाई अड्डा है आर्मी का, उसको अमेरिकी को यूज करने के लिए दिया जाए। अमेरिका वहां अपना पैर जमाए रखना चाहता है, इसलिए कि उसको आशंका है कि जब कभी भी वहां गृह युद्ध की स्थिति आएगी तो जो एटॉमिक आर्सन है वो कहीं आतंकवादियों के हाथ में ना पड़ जाए। इसलिए अमेरिका पूरी तरह से चौकस है, और वो ईरान के भी और चाइना के इंटरफेरेंस को बहुत बारीकी से देख रहा है। ये वहां पर उनके रक्षा मंत्री ने भी कहा है। जहां तक रहा सवाल भारत का है, मुझे स्पष्ट हमारी जो नीति है, विदेश नीति है, उस पर गर्व है। हमने अपनी आंखें बंद नहीं की है, लेकिन हाँ, बोलना हमने चुपचाप रखा है। हम किसी भी तरह से उनके आंतरिक मामलों में दखल नहीं दे रहे। कहा जाता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जो पाकिस्तान में जो तमाम सियासी उठापटक चल रही है उस पर अपना अपना नजरिया पेश करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का एक बार फिर से हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहरहाल अब देखना बेहद खास होगा कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में जो नई सरकार अस्तित्व में आ गई है ये कितने दिन तक चल पाती है और कैसे चल पाती है, और पाकिस्तान जो लगातार वहां की सरकार बार बार अन्य मुल्कों के सामने कर्ज पे कर्ज मांग रही है, ये रिवाज कब खत्म होगा और वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर किस तरह से तरक्की, एक नए पाकिस्तान का उदय हो पाएगा। बहरहाल हमारे आज के डिफेंस डिबेट में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी हैं।